हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एंथोनी और डोगा की कॉमिक्स ठंडी आग, जो कि मर्द और मुर्दा का सेकंड भाग भी है। चलिए शुरू करते हैं। मरने के बाद उसे मिली थी वह जिंदगी, एक ऐसी जिंदगी जो एक मुर्दा जिस्म में वास करती थी। इसलिए वह कहलाया मुर्दा उर्फ एंथोनी गुंजाल्वेज। उस मुर्दे ने प्रण लिया था कि इंसान की रक्षा की खातिर वह तब तब कब्र का सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा जब जब कोई मजलूम उसे पुकारेगा। तब तब भी बाहर आएगा जब जब बेसहारा परिवार, उसकी पत्नी जूली और मासूम बच्ची मारिया पर कोई जुल्म ढाएगा। आज प्रिंस चीख चीख कर उसे दे रहा था वह हृदय विदारक समाचार, जिसे सुनने के बाद कब्र पर जलजला सा उठ खड़ा हुआ। बाहर आ गया तब मुर्दा, कड़कड़ कड़ाक, ठंडी आग। महानगर मुंबई के कुछ क्षेत्र हैं जहां रातें अक्सर जवान रहती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां रात पर सन्नाटे और झिंगुरों का कब्जा रहता है, जिसे कभी वहां से गुजरने वाला कोई भी वाहन भंग कर देता है। ब्र ब्र। तो कभी पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न, पी 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 पी। मगर ये क्या, पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न कैसे बज रहे हैं, वो भी एक साथ सभी कारों के। कर्कश स्वरों में चीखते हॉर्न नींद पर चाकों की तरह प्रहार करते हैं। उफ, आधी रात को सड़क पर जाम लग गया क्या? इस अद्भुत शोर के कारण पूरी कॉलोनी के फ्लैट के लोग अपनी अपनी बालकनियों में पहुंच चुके थे। कारों के हॉर्न अपने आप बज रहे हैं। गुप्ता जी, जरा नीचे जाकर देखना, मेरी बीवी मना कर रही है। मगर जिनकी बीवियों ने मना नहीं किया था, वो इस रहस्य को जानने के लिए नीचे पहुंच चुके थे। कमाल है, हॉर्न सचमुच अपने आप ही बज रहे हैं। पी पी। मैंने ए तब पुत्ता दी करामात लग रही है। पुत्ता मीन्स भूतो। घटना किसी का भी ध्यान बरबस ही अपनी ओर खींच लेने वाली थी। कारों में कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर हॉर्न कैसे बज रहे हैं? इसका रहस्य जानने के लिए मुझे पार्किंग में पहुंचना होगा। पी पी पी। कभी कभी कॉन्टैक्ट पॉइंट मिल जाने के कारण भी हॉर्न अपने आप बज जाते हैं, मगर सभी कारों में एक साथ ही गड़बड़ नहीं हो सकती। दरवाजे लोग हैं। ओह, ये तो डोगा है। अंतरिक्ष में चक्कर लगाने लगा था डोगा का मस्तिष्क। हॉर्न इतनी तीव्रता से बज रहे थे कि डोगा को अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेने पड़े। पी 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 टी टी। इन्हें बंद करने के लिए एक कोशिश की जा सकती है। किसी के पास अपनी कार की चाबी है तो मुझे दो। हाँ, मैं चाबी लेकर ही नीचे आया था। मेरी कार वो रही, वो लाल वाली मारुति। पी। डोगा ने लाल मारुति की चाबी लपक ली। डोगा ने कार के अंदर से हुड खोल लिया। अगर बैटरी से हॉर्न को डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो शायद हॉर्न बजना बंद हो जाए। कोशिश कामयाब हुई। इस कार का हॉर्न बजना बंद हो गया। इसी तरह से बाकी कारों के हॉर्न भी बंद करो। पी पी पी। डोगा ने सबकी असमंजसता व भय को दूर कर दिया था। लोग अपनी अपनी कारों के हॉर्न बैटरी से डिस्कनेक्ट करने में लग चुके थे, जबकि लोगों को अब वहां रुकना व्यर्थ ही लगा जबकि डोगा को अब वहां रुकना व्यर्थ ही लगा। ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं पड़ा जिसके रहते हॉर्न बजे। मगर इस आश्चर्यजनक घटना का आखिर मतलब क्या था? डोगा के मस्तिष्क में प्रश्न तो थे, मगर उसके जवाब नदारद। अगली रात एक्सरसाइज करने के बाद जब सूरज अपने कमरे में आया तो उसने रेडियो एफएम ऑन कर दिया। न जाने क्यों आज मोनिका को देखने और उसे सुनने का मन कर रहा है। हेलो सूरज। मोनिका? ओह गॉड, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे सोचने के साथ ही मोनिका आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? उस आवाज को सुनकर आश्चर्य से बुरी तरह उछला था वह, मगर आवाज की दिशा में पलटते ही उसके चेहरे का आश्चर्य और भी। तो रेडियो एफएम पर आ रही है। रेडियो एफएम की शुक्रगुजार हूँ जो इसके जरिए मैं सूरज तक अपना विश पहले पहुंचने से भी पहले पहुंचा सकती हूँ। मोनिका एफएम से मेरे लिए कोई संदेश प्रेषित कर रही है। मार्वलस। सूरज, मैं नहीं जानती कि तुम्हें याद है या नहीं, मगर कल का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण व यादगार है, क्योंकि बरसों पहले कल के दिन तुम सूरज के रूप में अपनी सोनू यानी मुझे मिले थे। सूरज के रूप में कल तुम्हारा जन्मदिन है। तुम्हारे लिए शुभकामनाओं के गुलाब लेकर मैं थोड़ी ही देर में तुम तक पहुंच रही हूँ सूरज। तुमसे वहीं पहुंचकर कहूंगी हैप्पी बर्थडे।
ओह ये क्या, काओ काओ। अचानक उसकी निगाहें जीप के आगे आ गए, उस कौवे के हिलते पंखों पर स्थिर हो गई। जीप को कौवे के दाएं बाएं से निकालने की उसकी सारी कोशिशें विफल हो गई। ये कौवा तो जीप के आगे से हट ही नहीं रहा। काओ काओ। सचमुच कौवा हटने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे उसके हिलते पंखों से सम्मोहित सी हुई जा रही थी वह। उफ। मैंने जीप की गति तेज की तो उसकी उड़ने की गति भी तेज हो गई, पर यह आगे से नहीं हटा। फिलहाल ये कहना मुश्किल था कि कौवा मोनिका के आगे से जा रहा था या मोनिका की जीप कौवे के पीछे पीछे। ओह गॉड, ये मैं जीप को किस उजाड़ की तरफ लिए चली जा रही हूँ। जीप को मोनिका लिए चली जा रही थी या मोनिका को वह कौवा उस खंडर की ओर लिए चल जा रहा था। मैं यहाँ कैसे आ गई। काँव काँव काँव। मोनिका के कदम खुद ब खुद जीप से बाहर आकर उस दिशा की ओर उठ रहे थे। उस कौवे के पीछे ही उठे जा रहे थे हैं मेरे कदम। मेरी आंखें कौवे से क्यों नहीं हट पा रही। खुद को रोकना चाहकर भी अपने कदमों को वह भीतर जाने से नहीं रोक पा रही थी। काँव काँव। उस उसे उस हॉल तक पहुंचाकर अचानक ही उड़ता हुआ कहीं जाकर गायब हो गया कौवा। अरे, वह कौवा अचानक कहाँ चला गया। और ची ची ची। ओह, सीलन से भरी कैसी तीखी दुर्गंध आ रही है यहाँ। इसी पल मोनिका की स्तब्ध निगाहें उस साए पर जाकर अटक गई। अक कौन हो तुम। एंथोनी। एंथोनी गुंजाल्वेज। अंधेरे कोने से निकलकर मोनिका के सामने आ गया एंथोनी। दुर्गंध अब सुगंध में बदल गई ना मोनिका। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। जिनके प्यार की महक मेरी रग रग में बसी हो, उसका नाम भी मुझे मालूम नहीं होगा क्या। अक मुझे कुछ हो रहा है। उफ। ओह, वही कौवा। हाँ, ये मेरा साथी है, प्रिंस, जो हमारे प्यार का हमेशा साक्षी रहेगा, इस लॉकेट की तरह ही, जिसे तुम कभी अपने गले से अलग नहीं करोगी। ये लॉकेट तुम्हारे और मेरे अटूट प्यार की निशानी बन जाएगा मोनिका। ये लॉकेट मेरी तस्वीर की तरह तुम्हारी आंखों में बस जाएगा। तुम्हारे होठों पर जब भी प्यार का जिक्र होगा तो मेरा ही नाम होगा। उफ। एंथोनी, छोड़ो मुझे। जा प्रिंस, इसे वापस ले जा। काओ काओ। इधर सूरज की बेचैन निगाहें दरवाजे पर ही लगी थी। सूरज की इस बेचैनी को भांप चुके थे अदरक चाचा। इतनी रात गए, इतनी बेसब्री से तो तुम मोनिका का ही इंतजार कर रहे होंगे सूरज। हाँ अदरक चाचा, 1 घंटा पहले मेरे लिए उसका संदेश रेडियो एफएम पर प्रसारित हुआ था। उसने कहा था कि वह फौरन ही पहुंच रही है, मगर वह अभी तक भी नहीं पहुंची। लो, वो आ गई। अच्छा, मैं चलता हूँ। कैसी हो मोनिका। अच्छी हूँ अदरक चाचा। मोनिका, तुम कहाँ रह गई थी मोनिका। मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू सूरज। थैंक यू मोनिका। मगर फूलों पर निगाह पड़ते ही तो जैसे विद्युत सी दौड़ गई उसके जिस्म में। ये क्या, मुरझाए हुए गुलाब। मोनिका, तुम मेरे लिए मुरझाए हुए गुलाब लेकर आई हो। नहीं, मैंने तो बिल्कुल ताजे गुलाब ही लिए थे। तो फिर ये मुरझा कैसे गए। अजीबोगरीब व्यवहार है आज मोनिका का। मुझे नहीं मालूम। तुम्हें क्या हुआ है मोनिका। शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुनो, तुम ओह चली गई। मोनिका के जाने के साथ ही पूरा कक्ष तीक्ष्ण बदबू से भर गया। ये तेज बदबू कहाँ से आ रही है। उफ, मेरा दम घुट रहा है। सूरज, क्या हुआ। मोनिका इतनी जल्दी वापस कैसे लौट गई। अरे, सूरज, क्या हुआ तुम्हें। हाँ, ऐसा लग रहा है अदरक चाचा, जैसे मेरी सांसें कोई मेरे जिस्म से खींच लेना चाहता है। कमरे में फैली बदबू मेरा दम घोटे दे रही है अदरक चाचा। आहा। बदबू। यहाँ तो कैसी भी बदबू नहीं है। मुझे तो चारों ओर गुलाब की गंध आ रही है। तुम्हें क्या हो रहा है सूरज। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। गुलाब। मुरझाए हुए गुलाब। ओह। सूरज, ये क्या कर रहे हो। इन्हें तो मोनिका लाई थी। इन्हें फेंक रहा हूँ अदरक चाचा। शायद कमरा इन्हीं के प्रवेश के बाद असाधारण रूप से बदबू से भर रहा है। बुरी तरह हाफता सूरज निढाल सा पलंग पर गिर पड़ा। हम्म। देखा अदरक चाचा, फूल फेंकते ही कमरे से बदबू भी चली गई। ये तू क्या कह रहा है सूरज। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में तो मेरी भी नहीं आया आया अदरक चाचा। परेशान हो उठा था सूरज। मगर परेशानियां तो
अभी और भी कई पैदा होनी थी। पेचीदगियाँ तो अभी और बढ़नी थी। चीखों के बाजार गर्म होने थे। ओह गॉड! आग! आग! उफ! इतना जबरदस्त शोर गूंजा कि अपार्टमेंट में मौजूद एक एक व्यक्ति की आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत की दहशत भर गई। ऊपर की 6 मंजिल में आग लगी है। इमारत को खाली कर दो। शहर की सड़कों को रोनती, लोगों के दिलों में सनसनी मचाती चल पड़ी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। मगर इन्हें अभी वहां पहुंचने में शायद थोड़ी देर लगनी थी। वो जबकि वो तो वहां पहुंच चुका था, जो समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकता है। ओह, ये कैसी विचित्र आग है जो निचली मंजिलों की तरफ ऐसे बढ़ रही है जैसे वो पेट्रोल में डूबी हुई हो। अचानक ही दूसरी इमारत की ओर भी उठती चली गई उसकी निगाहें। ओह, दूसरी इमारत में भी आग लग गई। डोगा के मस्तिष्क में फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी। नहीं, यहाँ आग दुर्घटनावश नहीं लगी रही है, बल्कि मुझे तो यह मामला भी सभी कारों के हॉर्न एक साथ बज उठने जैसा लग रहा है, क्योंकि उस इमारत के बाद अब आसपास की सारी इमारतों में भी आग लग रही है और सभी बिल्डिंगों में एक साथ आग का लगना नामुमकिन सा है। कई इमारतों में लगी आग देखकर लोग बुरी तरह आतंकित होकर भाग खड़े हुए। सिवाय डोगा के। इस आग से धुआं नहीं उठ रहा, इमारतों को क्षति नहीं पहुंच रही और उतना ताप भी नहीं है, बल्कि ताप तो है ही नहीं, वरना इतनी आग के सेंक से तो मैं यहाँ खड़ा खड़ा भुन गया होता। ये आग वैसी आग नहीं है, ये तो जैसे ठंडी आग है। बिजली की तरह ये शब्द उसके मस्तिष्क में कौंध गए थे। उन शब्दों पर ठहर गया डोगा। ठंडी आग, जिसका प्रयोग शायद दुनिया में एक ही शख्स करता है, एंथोनी एंथोनी गुंजाल्वेज। तभी वहां गूंज उठी फायर ब्रिगेड की टन टन टन। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां वहां पहुंच चुकी थी, मगर अधिकारी हतप्रभ थे कि क्या करें। उफ, ऐसी आग कभी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे सारा शहर जल रहा हो। डोगा के जहन में भी आग लगी हुई थी। इन सब घटनाओं का एक ही मतलब है, और वो ये कि एंथोनी इस वक्त मुंबई में है और फिलहाल यहीं है। शायद वो मुझे देख पा रहा है, क्योंकि उसकी हरकतें वहीं पर हो रही हैं जहां मैं मौजूद हूँ। ओहो, वो साया किसका है? उसके सिर पर उड़ती कोई सी कोई आकृति मुझे ये समझाने के लिए काफ़ी है कि वो साया ही एंथोनी है। एंथोनी की आंखों में भूकंप नृत्य कर रहा था। हाँ, ये साया मेरा ही है डोगा, जो प्रतीक्षा कर रहा है उस पल की जिसके दौरान खून, तबाही व तेरी मौत का नंगा नाच होगा। उसी के साथ एंथोनी का जिस्म हवा में कलाबाजी खाता हुआ दूसरी तरफ उछलता चला गया। कांव कांव। कुछ क्षण और यहीं रुका रहता तो इन इमारतों पर लगी आग पर एंथोनी के जिस्म के टुकड़ों की वर्षा करता, और तभी जबरदस्त झटका खाकर हवा में उछल पड़ा डोगा का जिस्म। उफ, ये क्या! पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बड़ी तेजी के साथ उसके व सड़क के बीच की दूरी को कम करती चली गई जा रही थी। गिरते समय मैं देख चुका था कि मेरे पीछे कोई नहीं है। फिर मुझे धक्का किसने दिया? लेकिन अब शायद डोगा का अंत निकट आ गया है, क्योंकि मौत को रोकने के लिए कोई बांध अब मुझे नजर नहीं आ रहा। इस वक्त मुझे नजर आ रहा है मैं, या फिर वो सड़क जिससे टकराने के बाद मेरे जिस्म को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की जरूरत होगी, कफन की। मगर नहीं, डोगा का जिस्म सड़क से नहीं टकराया। खुद पर उसका भरोसा खुदा पर उसका भरोसा इसीलिए ही तो कायम था। अरे, तुम तो डोगा हो, तुम ऊपर से कैसे गिर पड़े? जिंदगी की ठोकर लगने वाली हो तो कोई कहीं से भी गिर सकता है इंस्पेक्टर। वो तो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों द्वारा फैला दिए गए जाल पर आकर गिरा था। हाँ, लेकिन अगर वो शख्स हमारा ध्यान फौरन ही तुम्हारी ओर न दिलाता तो आज तुम काम से गए थे डोगा। और वो कहाँ गया? कौन? काले वस्त्रों में था, उसके सिर पर एक कौवा मंडरा रहा था। एंथोनी सर, वो देखिए, सभी इमारतों पर से आग खुद ही बुझ रही है, और वो सारी सारी आग जैसे डोगा के सीने में भड़कती चली जा रही थी। अगले दिन शहर के सभी छोटे बड़े समाचार पत्र पिछली 2 रातों में घटी उन दोनों अविश्वसनीय सी खबरों से भरे पड़े थे। पार्किंग में खड़ी कारों के हॉर्न अपने आप बजे।
कई इमारत में जादुई आग। मगर घटनाएं केवल रात को ही नहीं घट रही थी, रात से पहले भी जारी थी। चिर्र। और अंदर का दृश्य देखने के बाद चीता की निगाहें विचित्र अंदाज में सिकुड़ी। चिर्र। मोनिका, यह क्या कर रही हो? किसके फोटोग्राफ फाड़ रही हो? सूरज के साथ? अपनी सगाई के? चीता का मस्तिष्क साए साए कर रहा था। अचानक चिहुक कर उसकी निगाहें मोनिका की ओर उठी। क्या जल रहा है? अरे मोनिका, क्या पागल हो गई हो? अपनी सगाई की एल्बम जला रही हो? आखिर ये क्या पागलपन है मोनिका? सूरज ये सुनेगा तो उस पर क्या गुजरेगी? मगर कोई जवाब ना दिया था मोनिका ने। चीता को ठगा सा छोड़कर हवा के झोंके के समान वह कमरे से बाहर निकलती चली गई और समा गई जाकर उस आगोश में। मेरा प्यार तुम्हें एक ऐसे संसार में ले जाएगा मोनिका, जहां सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। यूं भी प्यार के बीच में कुछ होना नहीं चाहिए। प्रेम दीवानी सी हुई जा रही मोनिका के मुंह से मदहोशी से भरे स्वर निकले। मुझे उस संसार में ले चलो एंथोनी। जरूर ले जाऊंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम्हें वहां ले जाने का वक्त नहीं आया है, मगर मेरा वादा है कि जल्दी ही तुम्हें वहां ले जाऊंगा। उस वक्त शाम को रात अपनी चादर में लपेट रही थी। आज की रात सहमा हुआ था शहर। हल्की सी आहट पर भी लोगों के दिल धाड़ धाड़ कर बज उठते थे। वो अदरक चाचा की सलाह पर आज बाहर गश्त पर नहीं निकला था सूरज। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ सूरज, कि अगर तुम डोगा के रूप में बाहर नहीं जाते हो तो भी क्या आज रात शहर में कोई जादुई हंगामा होता है या नहीं। मैं आपकी बात मानकर रुक तो गया हूँ अदरक चाचा, मगर मुझे उम्मीद है कि हंगामा जरूर होगा। और इस बार शायद उसका निशाना जिम और उसके आसपास का क्षेत्र होगा। किण किण किण। आधी रात के वक्त कौन टेलीफोन कर रहा है? अदरक चाचा ने आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया, मगर उस क्षण न केवल वे खुद बल्कि सूरज भी हैरान रह गया। अरे, रिसीवर उठाने के बाद भी घंटी लगातार बजे जा रही है। किण किण। अब मुझे डोगा के रूप में बाहर निकलकर देखना होगा अदरक चाचा, कि ऐसा क्या सिर्फ जिम में ही हो रहा है या आसपास के अपार्टमेंट में भी। कुत्ते उसका डोगा बनने का सारा सामान ले आए थे, जिन्हें धारण करके उसे बन जाना था डोगा। लेकिन यह क्या? ड्रेस में डोगा मास्क तो है ही नहीं। कुत्ता डोगा मास्क क्यों नहीं लेकर आया? ठहरो मोती, तुम मास्क कहीं गिरा आए हो। दूसरे ही पल वहां गूंजने वाली आवाज को सुनकर जहां का तहां जड़ हो गया सूरज। मोती, मास्क गिराकर नहीं आया है सूरज, बल्कि मास्क यहाँ है मेरे पास। तो तुम? जैसे आकाश से बिजली सी गड़गड़ाकर उस पर गिरी। हाँ, मैं एंथोनी, एंथोनी गुंजाल्वेज, जो तुम्हारी मौत की प्रतीक्षा में है डोगा। विषाक्त से स्वर में कहता चला गया एंथोनी। मैं तुम्हारा ये राज जानता हूँ कि सूरज और डोगा एक ही आदमी के दो रूप है। जरा सोचो डोगा, कि अगर ये रहस्य आम हो जाए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा। अपने मास्क को तुरंत ही चेहरे पर धारण करने के बाद खतरनाक व जहरीली मुस्कान उभर आई थी डोगा के भी होठों पर। और अगर मेरी गन में भरा बारूद कफन बनकर तुम्हारे इस जिस्म से लिपट जाए तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा एंथोनी, ये तुम सोच भी नहीं पाओगे। गन का ट्रिगर दबाने को कसने लगी थी उसकी उंगली, मगर इसी पल उठा काँव काँव का तीव्र शोर, और दूसरे ही पल कई कौवे उसके चेहरे से आ टकराए। काँव 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 काँव। एंथोनी का वह अट्ठास किसी की भी हड्डियों में सिरन मचा सकता था। हा हा हा। बदले की आग बारूद के भी परखच्चे उड़ा देती है डोगा। उफ, ये कौवे मुझे नोचे दे रहे हैं। काँव काँव। इन कौवों से इसी ढंग से बचा जा सकता है। काँव काँव। इधर डोगा जूझ रहा था एंथोनी की बुलाई मुसीबत से, उधर इन अपार्टमेंटों में भी टेलीफोन की घंटियों का शोर मचा हुआ था। किण 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 किण। फिर अचानक वे घंटियां बजना बंद हो गई और वहां फैली दहशत में इजाफा करने आप पहुंचे सैकड़ों की संख्या में वे कौवे। ओह नहीं, इतने सारे कौवे खिड़कियों के कांच तोड़कर अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कैसी मनहूसियत घर में प्रवेश कर रही है। कहाँ से आ गई ये कौवे? अजीब सा खौफ फैला हुआ था। प्रत्येक अपार्टमेंट का हर फ्लैट गूंज उठा कौवों के कर्कश स्वरों
और लोगों की चीखों से, आह बचाओ, भागकर अपनी जान बचाओ, क्योंकि ये कोई भूतिया चक्कर है जिससे निपट पाना हमारे बूते में नहीं है। अपनी आंखों को बाजुओं से ढक लो, वरना यह कोहे कहीं आंख ना फोड़ दे। उफ। मगर सिर्फ अंदर ही क्यों, बाहर भी चारों ओर गूंज रहा था कौवा का ही शोर। खिड़कियों के आगे लोहे की अलमारियां सरका दो, चाकू, डंडे, खपचियां, जो भी शस्त्र मिले थाम लो और मार डालो इन मनहूस कौवों को। डोगा खुद भी जूझ रहा था उस काली मौत से। कौवे सैकड़ों की संख्या में है, इस तरह तो इनसे मैं पार नहीं पा सकूंगा। हा हा हा। तू तो कौवों से ही निबट नहीं पा रहा डोगा। और तभी कौवों पर झपट पड़ी वह आग। ओह आग, इस वक्त इसी की जरूरत थी मुझे। आग लेकर वहां आने वाले थे अदरक चाचा। कौवे जिम में घुस आए थे डोगा, जिनसे बचने के लिए मैंने मशाल जला ली थी। बड़े सही वक्त पर पहुंचे अदरक चाचा। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।